तो अब तक हम लोग देखे थे नेम टू एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोसेस। टुडे वी विल सी एड्रेस टू नेम रिजोल्यूशन प्रोसेस के डीएनएस के पास ये तो ठीक है कि अगर नेम पता है तो एड्रेस पता लगाया जा सकता है कि डीएनएस सर्वर के पास नेम है और एड्रेस किस होस्ट तक डेटा को पहुंचाना है। इट कैन रिलेट फ्रॉम द डीएनएस सर्वर। द मैपिंग इज डन and it can get the host address, and when the host address is retrieved, then the communication can be made either through UDP or TCP protocol। किसी भी तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सवाल है कि अगर नेम पता नहीं है, नाम से कोई रिमोट सिस्टम पता नहीं है और मेरे पास सिर्फ आईपी है, ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है कि इनिशियली एक नया सिस्टम को मुझे पिंग करना है तो मेरे पास सिर्फ आईपी है, मैं आईपी से पिंग करना चाहता हूँ। केसेस में हैपन। इन दैट केस वो नाम कैसे पता करता है? दैट इज आवर कंसर्न ऑफ टुडेज टॉपिक। दैट इज कॉल्ड द इनवर्स, दैट इज एड्रेस टू नेम रिजोल्यूशन। सो इसमें इसका जो प्रोसेस है क्या है? द प्रोसेस सेज कि एक तो रूट होता है हम लोगों का, रूट के नीचे वो दो स्यूडो डोमेन्स वो क्रिएट करता है। तो जैसे ही एक आईपी एड्रेस मिलता है किसी क्लाइंट का रिजॉल्वर को, तो वो आईपी एड्रेस वो फॉरवर्ड करता है आपका दैट इज नेम सर्वर को। अपने में देखता है कि वेदर आई एम हैविंग द नेम एड्रेस और नॉट, करस्पॉन्डिंग नेम फॉर द आईपी एड्रेस। इफ इट इज नॉट हैविंग, देन इट विल फॉरवर्ड द आईपी एड्रेस, वो जो नियरेस्ट नेम सर्वर उसके पास वो भेजता है वो आईपी एड्रेस। नेम सर्वर अगर उस आईपी का कोई भी उसके पास कोई डेटा नहीं होता है, इट विल ऑटोमेटिकली list that IP address under the two hypothetical domains that is called the pseudo domains। pseudo domains के नीचे उस IP address को वो enlist कर देते हैं। तो pseudo domains क्या क्या है? एक है in address, दूसरा है ARPA। These are the two domains। in address and IP6 are the two subdomains of ARPA। तो ARPA नाम का एक false domain जो कहा जा सकता है, उसके नीचे में वो डिपेंडिंग अपॉन द आईपी, किस तरह का आईपी से वो क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया है, अगर वो IPv4 एड्रेस टाइप से आया है तो इन एड्रेस के नीचे सब डोमेन के नीचे वो एनलिस्ट होगा, और IP6 के अंदर में आया है तो IP6 के अंदर में एनलिस्ट होगा। तो ये दोनों जो एड्रेस है ये अलग अलग आईपी एड्रेस के लिए है। ये दोनों सब डोमेन्स है, दोस इन एड्रेस एंड IP6 बोथ आर द सब डोमेन्स ऑफ ARPA। तो ये डोमेन बेसिकली होता नहीं है, इसको नाम दिया गया है, नाम दिया गया है ताकि हम किसी के नीचे तो एनलिस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रेडिशनल कह सकते हैं, कन्वेंशन कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रीजन से इन दोनों को एक स्यूडो डोमेन के नाम से रखा गया है। तो जैसे ही ये आईपी एड्रेस आया तो इनको इस डोमेन्स के नीचे इनको एनलिस्ट किया गया, और ये जो आईपी एड्रेस है इसमें जो दैट इज द लेबल्स है, जो हमारा जो आईपी एड्रेस IPv4 में ये जो 4 ऑक्टेट्स है, यही ऑक्टेट्स ही हमारा जो है वो नेम सर्वर की तरह काम करता है। क्योंकि हम आईपी को सबनेट्स के रूप में तोड़ सकते हैं, तो हर सबनेट जो है अपने आप में एक डोमेन बन सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि 196.1 अगर मेरा आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर 196.47.37.3 है, तो जितना हम इस तरफ जाएंगे मतलब हम नेटवर्क में उतना हम सेगमेंटेशन करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोग IPv4 में देख चुके हैं। मतलब दिस इज द बिगर नेट, उससे छोटा नेट 47 वाला है, उससे छोटा नेट ये वाला है, और 3 जो है लास्ट सब नेट है जिसमें एक पर्टिकुलर नोड का ये एड्रेस है, जिस नोड मतलब नोड आईडी है। तो जितना ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आईपी एड्रेस में, उतना ही मेरा सबनेटिंग होता है, उतना ही हम होस्ट स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। तो उसी आईपी एड्रेसेस में जो ऑक्टेट्स है, दैट इज ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, तो यही ऑक्टेट्स का जो नंबर है उसी नंबर को ही नेम सर्वर का नाम बनाया जाता है, और उसी नंबर से डोमेन्स एंड सब डोमेन्स क्रिएट किया जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ द स्यूडो डोमेन दैट इज कॉल्ड इन एड्रेस एंड ARPA। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई 196.47.37.3 आईपी का डिमांड किया है, इससे उसको कनेक्ट होना है, इन दैट केस इट विल बी कि ये जो आईपी एड्रेस है उसको वो रिजॉल्वर जो है दैट इज नेम सर्वर का रिजॉल्वर है, उसको वो तुरंत इन्वर्ट कर देता है। इट विल इन्वर्ट दैट आईपी एड्रेस एंड इट विल स्टार्ट रिजॉल्विंग दैट 3.37.47.96 और फाइनली ये इन एड्रेस का ये जो मेरा दैट इज जो स्यूडो डोमेन का उसका एड्रेस को लगा देता है। मतलब ये जो पूरा
ये जो अगर डोमेन है, दैट इज जो ग्रीन से जो बाउंड्री किया हुआ है, दैट इज वी कैन से दैट इज अ सब डोमेन ऑफ द डोमेन 196.in@.arpa. तो यहां से यहां तक हम पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन को यूज कर रहे हैं, और जैसे ही मेरा आईपी आता है, आईपी के जरिए वो सबनेट्स वो पता करता है, और वो सबनेट्स जो है अलग अलग सबनेट्स के नाम से नेम सर्वर है। तो कितने रूट से अगर हिसाब करें तो कितना हो सकता है, तो 127 लेवल फ्रॉम द रूट से नीचे तक 127 लेवल हो सकता है। ये डोमेन नेम सिस्टम का ये सिंटैक्स है कि इतना ही जा सकता है रूट को लेते हुए, दैट इज 128, 0 to 128। और अगर देखा जाए तो 0 to 255 ये जो वाइडनिंग है, तो ये सब जो है ये हायर लेवल डोमेन है। पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट, ये चौथा ऑक्टेट है। तो हर डोमेन के पास एक सब डोमेन है, मतलब हर ऑक्टेट के पास जो पहला ऑक्टेट ऑफ आईपी है, इसके पास भी 255 है, इसके पास भी 255 है, इसके पास भी 255 है। तो पहला मेरा ऑक्टेट है दैट इज दिस 196, इसके पास भी 255 है, और ये वाला जो दूसरा ऑक्टेट है इसके पास भी 255 है, ये वाला जो तीसरा ऑक्टेट है इसके पास भी 255 है, और ये चौथा है इसके पास भी 255 है। मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये जो ऑक्टेट्स है इन सब के पास 255 है, और सब अपना अपना 255 खोल सकता है। मतलब 196 255 खोल सकता है, उस हर 255 256 जो ऑक्टेट्स है उनका अपना 256 खोल सकता है। और ये जो नंबर्स है, these numbers are basically the name servers. These numbers are the name servers in hierarchy. तो नेम सर्वर्स को हम लोग आईपी एड्रेस के हायरार्की से हम लोग अरेंज करते हैं, ताकि आईपी एड्रेस को जब रिजॉल्वर जो नेम सर्वर जिसके पास पहुंचता है उस एड्रेस को वो रिवर्ट करता है, और अपना फॉल्स डोमेन कैन एनलिस्ट करता है, एंड इट विल गेट टू दैट सर्वर कि अगर मुझे इस आईपी तक पहुंचना है 190, मतलब मुझे इस सर्वर तक पहुंचना है। तो हम अभी किस सर्वर 3.37.47.96 अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नेटवर्क के 47 सब डोमेन में 47 के 37 सब डोमेन के 3 डोमेन में, जो 3 वाला जो सर्वर है उस सर्वर में हम एड्रेस कर रहे हैं। मतलब अगर इंफॉर्मेशन चाह रहा है तो 3 नंबर वाले सर्वर से इंफॉर्मेशन वो गैदर करना चाह रहा है। दिस इज द पर्पस ऑफ दैट इज इनवर्स that is mapping। ये करता कौन है? We have a point that is called inverse pointer query। inverse pointer query। इनवर्स पॉइंटर क्वेरी के जरिए वो ये रिवर्सन प्रोसेस को करता है, और वो किस सब डोमेन, मतलब किस नेटवर्क, कौन से नेटवर्क के कौन से सब डोमेन से वो डाटा को डालना चाहता है, और कौन सर्वर से। अगर वो 196 से निकालना चाहता है तो उसका डोमेन कुछ इस तरह का होता, दैट इज 196.in.adr.arpa। तो ये उसका होता, लेकिन वो निकालना चाहता है 3 नंबर वाले 1क्या हो गया? Octets are given the IP address। Octets of IP address are made as subnets। वही मेरा सबनेट होता
है और उसी को सब एड्रेस दैट इज रिजोल्यूशन इज टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट इज डीएनएस मैसेजेस एंड डीएनएस रिकॉर्ड्स। क्या है? तो डीएनएस मैसेज दो तरह का हो सकता है, या तो वो क्वेरी होगा या फिर वो रिस्पॉन्स होगा। तो क्वेरी मैसेज जनरली क्लाइंट्स भी करते हैं और सर्वर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो रिकर्सिव क्वेरी है तो एक क्लाइंट एक सर्वर को एक क्वेरी भेज दिया नेम सर्वर को, हो सकता है कि जो क्वेरी वो भेजा है उस नेम सर्वर के पास उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देन इन द केस ऑफ रिकर्सिव क्वेरी वो इस चीज को आगे बढ़ाएगा, दूसरे सर्वर का भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, उन सर्वर से पूछेगा कि दिस इज अ क्वेरी दैट आई हैव गॉट, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेरी, क्या आपको इसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन इस तरह का डोमेन नेम आपके पास है। तो इन दैट केस पहला क्वेरी तो क्लाइंट दिया, लेकिन दूसरा क्वेरी जो है जिसको फॉरवर्डिंग क्वेरी कहते हैं, तो दैट क्वेरी वाज फॉरवर्डेड बाय द सर्वर एंड वी आर हैविंग फॉरवर्डिंग नेम सर्वर्स। उसके लिए हम लोग हमारे पास फॉरवर्डिंग नेम सर्वर्स भी होते हैं, उनका रिजॉल्वर अलग ढंग से काम करता है। नेक्स्ट की रिस्पांस भी हो सकता है। डीएनएस मैसेज जो है, जो भी कम्युनिकेशन डीएनएस लेवल पे होता है एप्लीकेशन लेयर पे, इट कैन बी ए क्वेरी, इट कैन बी रिस्पांस, कोई रिस्पांस भी हो सकता है। तो हो सकता है जो पहली दफा जो क्लाइंट सर्वर को क्वेरी जो दिया था, हो सकता है वही वो रिस्पांस कर दे, दैट इज अ डायरेक्ट रिस्पांस। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे किसी सर्वर से कांटेक्ट करे और उस सर्वर से उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि रिकर्सिव इन द केस ऑफ रिकर्सिव क्वेरी, ये 4-5 लेवल ऑफ सर्वर तक पीछे गया, वहां से वो रिटर्न वापस उसके पास आया। then that response will keep the track of all the servers that it has passed। जितने सर्वर से वो पास होके आएगा, सारे सर्वर का जो डीएनएस इंफॉर्मेशन है सबको अप टू डेट करके आएगा, ताकि फर्दर कोई क्वेरी अगर इन सर्वर्स के पास इस तरह का नेम से आता है तो वो लोग आगे फॉरवर्ड ना करें। सो बेसिकली डीएनएस मैसेज दो तरह का होता है, एक है क्वेरी, दूसरा है रिस्पांस, और ये सर्वर के द्वारा भी हो सकता है, ये क्लाइंट के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट कम्स की डीएनएस रिकॉर्ड्स। क्या है ये डीएनएस रिकॉर्ड्स? दे आर केप्ट इन नेम सर्वर्स। ये वो इंफॉर्मेशन है जो नेम सर्वर्स में हम लोग रखते हैं, या फिर नेम सर्वर्स अपने आप में पैदा करता है, या फिर दैट दे क्रिएट the mappings that they create, जो अपने पास वो रखते हैं to serve the query of a client or a server। किसी दूसरे सर्वर से कोई क्वेरी आ रहा है या फिर किसी क्लाइंट से कोई क्वेरी आ रहा है, तो उसको सर्व करने के लिए वो लोग जिस रिकॉर्ड को रखते हैं, those are called the DNS records, or we also say that they are called the that is DNS records basically। So ये दो सेक्शन में इसको बांटा जाता है, एक है क्वेश्चन रिकॉर्ड, दूसरा है रिसोर्स रिकॉर्ड्स। तो एक रिकॉर्ड वो होता है जो कि क्वेश्चन सेक्शंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, कि कोई क्वेश्चन कहीं से आया, कोई क्लाइंट कोई इंफॉर्मेशन मांगा है, सो अगर वो जो क्वेश्चन सेक्शन में मुझे भेजना है, तो दैट बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट द क्वेश्चन रिकॉर्ड्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्लाइंट। नेक्स्ट इज द रिसोर्स रिकॉर्ड। ये कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं कि अब तक वो सर्वर अदर किस सर्वर से कम्युनिकेट किया है, अदर किस सर्वर से रिस्पांस मिला है, हर तरह का रिकॉर्ड इसमें होता है। ये एक कंप्लीट डेटाबेस है जो लोकलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग सर्वर्स में, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रीवियस एक्टिविटी एंड द बिहेवियर। अब तक कितने क्लाइंट्स को वो सर्व कर चुके हैं, अब तक कितने सर्वर से वो मांग चुके हैं, अब तक कितने सर्वर से वो ले चुके हैं, ये सारा रिकॉर्ड जो है ये रिस्पांस रिकॉर्ड, रिस्पांस मैसेज के रूप में वो रिसोर्स रिकॉर्ड में वो दैट इज लिखा रहता है, उनके पास वो पंजीकृत रहता है। सो क्वेरी मैसेजेस आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरी हेडर, क्वेश्चन रिकॉर्ड्स। इन दोनों से मिलके जो मैसेज बनता है दैट इज कॉल्ड अ क्वेरी मैसेज। तो कोई क्लाइंट अगर कोई डीएनएस सर्वर को, नेम सर्वर को अगर वो पूछ रहा है, उसके पास अपना लोकल डेटाबेस में होस्ट फाइल में उसका जो है वो नहीं है, इन दैट केस इट विल आस्क द अदर नियरेस्ट डीएनएस सर्वर। सो इन दैट केस इट विल गिव व्हाट द क्वेरी हेडर एंड द क्वेश्चन रिकॉर्ड्स। जो क्वेश्चन रिकॉर्ड वो सर्वर अपने पास रख लेगा कि इतना तरह का क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, एंड उस क्वेरी हेडर से वो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अगर रिस्पांस देना होगा तो उसमें वो यूज करेगा। रिस्पांस मैसेज में क्या होता है, जो कोई सर्वर किसी सर्वर को रिस्पांस जो देता है या फिर किसी क्लाइंट को जो रिस्पांस देता है, सो इट कंसिस्ट ऑफ हेडर,
एक क्वेश्चन रिकॉर्ड, जो क्वेश्चन वो क्लाइंट पूछा है या फिर कोई दूसरा सर्वर पूछा है, साथ में आंसर रिकॉर्ड, जो वो आंसर दिया है या फिर कहीं से आया है कोई आंसर, साथ में ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड, जिस जगह से आया है या फिर वो जो आंसर दे रहा है उसका ऑथोरिटी क्या है, मतलब वो कहां से दे रहा है, अपने कैशे से वो निकाल के दे रहा है या फिर अपने डिस्क से निकाल के दे रहा है, एज ए सेकेंडरी सर्वर वो सर्व कर रहा है, एज ए प्राइमरी सर्वर वो सर्व कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑथोरिटी कि वो उसके पास ऑथोरिटी क्या है उस रिकॉर्ड को सेंड करने का, और कहां से उसको मिला है वो रिकॉर्ड, कितना ऑथेंटिक है, और साथ में कुछ एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो भी वो मिला के रिस्पॉन्स करता है। तो हो सकता है कि जो सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है वो बीच में खड़ा है, क्लाइंट और किसी दूसरे सर्वर के बीच में खड़ा है, तो इन दैट केस इट विल पुट इट्स हेडर, जो कि पहले जैसा हेडर, जो क्वेरी हेडर जनरली जो होता है वही हेडर कॉमन होता है, एंड क्वेश्चन रिकॉर्ड, जो क्वेश्चंस आया है उस संदर्भ में वो उत्तर देता है, आंसर रिकॉर्ड, जो आंसर वो देना चाहता है, कहीं से अगर फॉरवर्ड होके आया है, कोई रिस्पॉन्स आया है, उसको क्लाइंट को वापस भेजना है, देन द आंसर रिकॉर्ड, और ऑथोरिटी इंफॉर्मेशंस। अब आते हैं डीएनएस पैकेट हेडर के ऊपर। सो हाउ द पैकेट हेडर इज स्ट्रक्चर्ड। तो डीएनएस पैकेट हेडर का बेसिकली वी आर हैविंग 5 सेक्शंस, जिसमें पहला जो हेडर है, दूसरा है क्वेश्चंस। ये क्वेरी में, दैट इज क्वेरी मैसेज में यही 2 सेक्शन जाता है। आंसर, ऑथोरिटी, एडिशनल वो रिस्पांस में आता है, ये हम लोग देख चुके हैं। दिस 3 इज टेकन केयर इन द रिस्पांस। और ये दोनों जो है, ये दोनों, ये बेसिकली ये क्वेश्चंस क्वेरी में ही जाता है। कोई भी क्लाइंट अगर भेज रहा है या फिर कोई सर्वर भी अगर भेज रहा है, उसी क्वेरी में ये दोनों यही इंफॉर्मेशंस रहता है। अब ये हेडर जो है, इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड द आईडी फील्ड, आइडेंटिफिकेशन फील्ड। उसके बाद ये 16 बिट का होता है, एंड देन अगेन वी हैव ए फ्लैग फील्ड, जो डेडिकेटेड फ्लैग फील्ड बनाए हुए हैं। इसका देखेंगे हम लोग कौन सा फील्ड किस पर्पज से है। क्यूआर है, ऑपकोड है, AATC, RD, RA, ZR कोड, ये अलग अलग फील्ड्स बनाए गए हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये चीज कहां से आ रहा है और मतलब किस तरह का क्वेरी है। ये सारा हिसाब किताब इसी फ्लैग से वो पता लगाता है। उसके बाद जो 2 बाइट का जो फील्ड है दैट इज QD अकाउंट, जो है QD अकाउंट ख्याल रखता है दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेरीज दैट हैज बीन फेस, अब तक इस सर्वर में कितने तरह का क्वेरी आ चुका है। AN अकाउंट जो फील्ड है वो नंबर ऑफ आंसर्स, कितने को वो आंसर दिया है। और NS अकाउंट वो हिसाब रखता है नंबर ऑफ ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स, जो आंसर वो दिया है किस किस ऑथोरिटी, किस किस मतलब क्या कहते हैं, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर से मिला हुआ आंसर्स को दे रहा है। कुछ आंसर्स वो ऐसे देता है जो सिंपली अगर रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व कर लिया तो वो सिंपली वहां से दे देगा। कुछ आंसर्स जो है अगर वो खुद ऑथोरिटी में नहीं है तो नेक्स्ट ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर से अगर उसको मिला है कोई इंफॉर्मेशन, डोमेन नेम का इंफॉर्मेशन मिला है अपने रिकॉर्ड से, वहां से वो निकाल के देगा। देन इट विल फ्लैग इट एज ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स, जहां से वो आया, कितने संख्या के ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स को कांटेक्ट किया है। दूसरा AR अकाउंट, दैट इज नंबर ऑफ एडिशनल रिसोर्स रिकॉर्ड, कि और भी क्या क्या रिसोर्स जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसका भी वो हिसाब उसमें देता है। तो क्वेरी आईडी, इसका काम क्या है। तो क्वेरी आइडेंटिफायर जनरेटेड ये क्लाइंट जनरेट करता है, इट मैचेस ए क्वेरी विद इट्स आंसर। तो जब ये क्वेरी किसी नेम सर्वर के पास जाएगा तो नेम सर्वर जब उसको आंसर देगा तो क्लाइंट को अपने इस क्वेरी इंफॉर्मेशंस को, मतलब जो आईडी है उस आईडी के रेस्पेक्ट में ही उस रिस्पांस को मैच कराएगा कि ये रिस्पांस किस आईडी से आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ब्राउजर में ही 4-5 टैब खोल लेते हैं, एक टैब में अगर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, दूसरे टैब में हम गूगल मेल खोले हुए हैं, दैट इज मेल अपना आईडी अकाउंट खोले हुए हैं, तीसरे टैब में कोई दूसरे वेबसाइट जैसे फेसबुक वगैरह खोले हुए हैं, तो तीनों टैब से जो क्वेरी जाएगा, तीनों टैब का आइडेंटिटी अलग होगा। तो जब रिस्पांस आएगा अलग अलग सर्वर से, फेसबुक का या फिर गूगल का, जीमेल का, या फिर एक अदर कोई भी वेबसाइट से कोई सर्वर जो रिस्पांस करेगा, तो सबका आईडी अलग होगा। तो जब रिस्पांस आता है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट रिजॉल्वर टू मैच द क्वेरी that has been taken copied by the
सर्वर फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेरी। जब क्वेश्चन भेजा गया था उस क्वेश्चन क्वेरी में वो आइडेंटिफिकेशन को वो कॉपी करके जब रेस्पॉन्स भेजता है उसमें वो उस कॉपी फील्ड को डाल देता है, ताकि जब क्लाइंट उस नेम सर्वर को पाए, व्हेन इट गेट्स द इन्फो रिस्पॉन्स फ्रॉम द नेम सर्वर, इट मैचेस कि ये किस क्वेरी का आंसर है, मेरे किस क्वेरी का आंसर है, और अकॉर्डिंगली इट विल सर्व टू द यूजर, उस हिसाब से वो यूजर को सर्व करेगा। एंड दैट्स व्हाई द स्टेट ऑफ द जो प्रोसेसिंग है, हमारा जो वेब जो प्रोसेसिंग है वो हमारा स्टेट चेंज होता है। दैट इज एक वेबसाइट से हम दूसरे वेबसाइट में भी जाते हैं या फिर वेबसाइट में हम लोग ब्राउज करते हैं। सो ये बेसिकली ये अलाउ करता है क्लाइंट को कि अलग अलग क्वेरी हम अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के नंबर से हम सर्वर्स को भेज सके। अगर एक क्लाइंट चाहे आइडेंटिफिकेशन नंबर चेंज करके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी हम लोग भेज सकते हैं। अब आते हैं जो फ्लैग फील्ड्स थे, तो पहला था क्यूआर फील्ड, 1 बिट का होता है। अगर वो 0 है तो मैसेज जो जा रहा है वो एक क्वेरी है, लेकिन अगर ये फील्ड ऑन है दैट इज 1 है तो मैसेज जो आ रहा है वो सर्वर है। डेफिनेटली जो पहला वाला है वो एक सर्वर भी कर सकता है, एक क्लाइंट भी कर सकता है। दूसरा वाला डेफिनेटली एक सर्वर ही करेगा, क्लाइंट कभी आंसर क्वेरी का नहीं देता है। ऑप कोड स्पेसिफाइज द क्वेरी टाइप, किस तरह का क्वेरी है। पहले तो सिंपल क्वेरी होता था, अभी तो बहुत सारे तरह के नए नए क्वेरीज आ गए हैं। एंड पहला जो क्वेरी है इसमें दैट इज कॉल्ड, आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द क्वेरीज। पहला है स्टैंडर्ड क्वेरी, दैट इज अगर फील्ड ऑप कोड का फील्ड अगर 0 है, 4 बिट का है, अगर वो 0 को निरूपित कर रहा है देन इट इज स्टैंडर्ड क्वेरी। नॉर्मल जो क्वेरी होता है क्लाइंट का, डीएनएस सर्वर उसको रिस्पांस कर दिया, दैट इज डन। देन इट इज 1। अब देखो जो इनवर्स क्वेरी है इसका मतलब अब क्लाइंट को पता नहीं है कि नेम क्या है, आईपी पता है, देन द फील्ड वुड बी 1। तब उसके लिए 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बिट्स होंगे वो सेट रहेंगे, उसी से वो पता लगाएगा कि ये क्वेरी किस तरह का है। जो डीएनएस सर्वर का रिजॉल्वर होगा वो पता लगाएगा कि इस इनवर्स, ये एक इनवर्स क्वेरी है तो हमको इसको अरपा, इन अरपा या फिर इन एड्रेस अरपा के नीचे में इसको एनलिस्ट करना है। तीसरा है स्टेटस क्वेरी, दैट इज सर्वर जो है अपने में स्टेटस एक्सचेंज करते हैं, प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर्स, जो अपना जो ऑनलाइन स्टेटस है या फिर अपने रिकॉर्ड स्टेटस उसको वो एक्सचेंज करते हैं। तो दैट क्वेरी एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, दैट क्वेरी इज कॉल्ड फॉर स्टेटस क्वेरी। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन क्वेरी। अगर कोई सर्वर अपने डोमेन नेम में चेंज करता है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सर्वर भी ऐसा करते हैं, then it will inform its secondary server, या फिर अपने सब डोमेन्स को भी इन्फॉर्म करेंगे या फिर हायर डोमेन्स को इन्फॉर्म करेंगे कि हम मेरे पास इतने न्यू डोमेन्स आ चुके हैं। सो दैट इज अवर नोटिफिकेशन क्वेरी। देन इज कॉल्ड अपडेट क्वेरी। तो कभी कभी वो अपडेट भी करते हैं, दैट इज प्राइमरी सर्वर जब सेकेंडरी सर्वर को अपडेट करते हैं देन दे यूज द अपडेट क्वेरी। तो अलग अलग फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को जब क्वेरी में वो ऑन करेगा तब उस तरह का इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल ए फील्ड, उसके बाद जो ए फील्ड है वो 1 बिट का है, दैट इज जो आंसर आ रहा है वो ऑथोरिटेटिव सोर्स से आ रहा है या नॉन ऑथोरिटेटिव सोर्स से आ रहा है। अगर 0 है तो ऑथोरिटेटिव, नॉन ऑथोरिटेटिव, अगर 1 है तो ऑथोरिटेटिव से आ रहा है। टीसी इज द, अगर ये 1 है दैट इज आंसर वाज ट्रंकेटेड टू 512 बाइट्स, मतलब ट्रंकेट मतलब उसका जो रिस्पांस है उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में वो भेजा है then the TC field is on। और अगर ट्रंकेशन नहीं हुआ है, कुछ अनवांटेड मैसेज को अगर वो नहीं भेजा है then that is it is 0। नेक्स्ट इज रिकर्सन। कोई क्वेरी आ रहा है तो अगर वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे रिकर्सन करके इसका रिस्पांस दीजिए, तो वो रिकर्सन फील्ड को ऑन करके भेजेगा उस क्वेरी को। दैट इज इफ RD field is 1, value is copied in the response and the name server goes for the recursion। तो जिस नेम सर्वर के पास वो क्वेरी जाएगा वो इस फील्ड से जानेगा कि ये रिकर्सन करके मुझसे मांग रहा है, मतलब हमको और भी सर्वर से कांटेक्ट करना है। वहां से जो रिस्पांस आएगा, जब रिस्पांस में हम RD फील्ड को ऑन करके हम वापस रिस्पांस करेंगे ताकि उसको पता चले क्लाइंट को कि हम रिकर्सन क्वेरी भेजे थे, उसी का ये रिस्पांस है। नेक्स्ट इज द RA, दैट इज रिकर्सन अवेलेबल। ये तय होता है हमारे दैट इज सर्वर में, that is denotes whether the recursive query support is available in the name server। कोई सर्वर अगर किसी सर्वर को मैसेज करेगा, क्लाइंट के केस में ये यूज नहीं होता है, तो सर्वर अगर कोई सर्वर को मैसेज करता है तो वो अपना स्टेटस बताता है कि हाँ मेरे पास रिकर्सिव सपोर्ट है या नहीं, या फिर रिस्पांस में भी ये फील्ड में आता है कि नहीं मेरे पास रिकर्सिव सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट मेरे पास है या नहीं ये नेम सर्वर एक दूसरे सर्वर को बताता है कि अगर कहीं से कुछ क्वेरी आया है रिकर्सिव का तो।
नेक्स्ट इज द Z, इसको फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है, Z फील्ड को 3 बिट्स रखा गया है। एंड फाइनली वी आर हैविंग R कोड। तो इसमें कोई रेस्पॉन्स अगर सक्सेसफुली आ जाता है, दैट इज रेस्पॉन्स कोड, अगर वो 0 फ्लैग होता है इसका मतलब रेस्पॉन्स सक्सेसफुल रहा, नो एरर। एंड अगर वो 1 आता है इसका मतलब रेस्पॉन्स का जो फॉर्मेट है, जो प्रेजेंटेशन है, उसमें एरर आया। अब आता है जो लास्ट का जो 2 बाइट का फील्ड है, दैट इज QD काउंट। इसका हम लोग देख चुके हैं, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ए क्वेरी कंसिस्ट ऑफ, कितने तरह का रिकॉर्ड एक क्वेरी में वो मतलब प्रोवाइड हो रहा है। दूसरा QA अकाउंट, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आंसर कंसिस्ट ऑफ। तो अगर एक तो डेफिनेटली ये एक आंसर रिस्पांस मैसेज में ही, पैकेट में ही रहेगा, जो रिस्पांस मैसेज जो कोई सर्वर भेज रहा है उसी में ये फील्ड एक्टिवेट रहेगा। तीसरा है NS काउंट, तो इसमें कोई अलग मतलब कोई वेबसाइट का या फिर कोई अलग रिसोर्स का अगर इंफॉर्मेशन, कोई लिंक रहता है, किसी दूसरे रिसोर्स से अगर लिंक रहता है, देन वी हैव NS काउंट। दैट इज फॉर एग्जांपल हम क्वेरी भेज रहे हैं, लेकिन हम उस क्वेरी में किसी दूसरे रिसोर्स का हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो उस रेफरेंस को पाने के लिए वो NS काउंट फील्ड को वो ऑन करेगा, क्लाइंट अगर ऐसा भेज रहा है थ्रू ए सर्वर। और AR काउंट की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कहीं से आ रहा है, देन AR काउंट इज मेड एक्टिव। अब आते हैं रिसोर्स रिकॉर्ड। क्या है रिसोर्स रिकॉर्ड? बेसिकली इट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन नेम्स। ये पूरा एक डेटाबेस है जिसमें डोमेन नेम, उससे मैप IP एड्रेस, और साथ में उस IP एड्रेस से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डोमेन नेम से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो सर्वर है, वो क्लाइंट है, क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशंस को हम लोग एक जगह जब रखते हैं, दैट टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज बीइंग क्रिएटेड विद इन ए नेम सर्वर इज कॉल्ड द रिसोर्स रिकॉर्ड। ये सर्वर्स ही यूज करते हैं। तो ये 2 तरह का हो सकता है। अगर ऑथोरिटेटिव डेटा अगर दे रहा है कोई सर्वर, इसका मतलब वो किसी दूसरे ऑथोरिटेटिव सर्वर से ही उसको पाया है, या फिर उसको ये ऑथोरिटी किसी जोन ट्रांसफर के जरिए कोई दूसरा सर्वर उसको प्रोवाइड किया है। मतलब वो सेकेंडरी सर्वर है, और बीइंग ए सेकेंडरी सर्वर, वो किसी प्राइमरी सर्वर से जोन ट्रांसफर के जरिए ये ऑथोरिटी पाया है, जो DNS जो नेम्स वो हमको प्रोवाइड कर रहा है, वो एक ऑथोरिटेटिव डाटा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पांस, वो ऑथोरिटी सेक्शन जो है उसको वहां पे फ्लैग में वो ऑन कर देगा। नॉन ऑथोरिटेटिव, सिंपली कोई क्लाइंट मुझे भेजा है, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ए सर्वर, कोई क्लाइंट से मेरे सर्वर के पास एक क्वेरी आया है, और सिंपली अगर मैं अपने डिसॉल्वर से डिसॉल्व करके उसका अगर रिस्पांस कर देता हूं, देन दैट विल बी फ्लैग्ड एज नॉन ऑथोरिटेटिव डेटा। या फिर वो सर्वर अगर अपने कैशे से अगर वो क्वेरी को सर्व कर देता है, कैशे में भी बहुत सारे DNS नेम्स रहते हैं, लिस्टेड रहते हैं, वहां से भी अगर एनलिस्ट हो जाता है, देन दैट टाइप ऑफ सर्विस और दैट टाइप ऑफ रिस्पांस इज फ्लैग्ड एज नॉन ऑथोरिटेटिव। मतलब कितनी इसकी ये कितना वैध है, उसकी संपुष्टि अभी तक नहीं हुई। ऑथोरिटी कितना ऑथेंटिक है, ये प्रोवाइडेड नहीं है। हो सकता है वो स्टेल डेटा हो, पुराना डेटा हो। अब ये जो रिसोर्स रिकॉर्ड है, ये DNS डेटाबेस में कैसे रहते हैं? तो दे हैव ए फॉर्मेट, इट इज अ जनरल फॉर्मेट, द रिसोर्स रिकॉर्ड। तो DNS सर्वर्स कांटेक्ट विद ईच अदर टू एक्सचेंज देयर DNS रिकॉर्ड, टू अपडेट देयर DNS रिकॉर्ड, टू गेट द स्टेटस ऑफ देयर दैट इज रिसोर्स रिकॉर्ड। तो ये जो रिसोर्स रिकॉर्ड है, ये एक्सचेंज होता है DNS सर्वर के बीच में। इसका फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट क्या है? तो पहला फॉर्मेट जो है दैट इज कॉल्ड नेम। तो ये एक डोमेन नेम को स्पेसिफाई करेगा, तो डेफिनेटली इसका जो लेंथ होगा वो वेरिएबल होगा। दूसरा होगा ये क्लास, दैट विल स्पेसिफाई द क्लास ऑफ द दैट इज रिसोर्स, वो किस क्लास का रिसोर्स है। नेक्स्ट इट स्पेसिफाइज द टाइप, कि वो किस टाइप का, यहाँ पे अलग अलग टाइप स्पेसिफाई किया गया है कि अगर IP एड्रेस से वो से मैप्ड है, देन इट इज अ टाइप A रिसोर्स। अगर वो टेक्स्ट स्ट्रिंग से मैप्ड है, देन इट इज अ टेक्स्ट रिसोर्स। अगर वो दूसरे किसी लिंक से मैप्ड है, किसी नेटवर्क लिंक से मैप्ड है, या फिर canonical name, that is alias, canonical name is called the alias, that is the same name, alias। तो एक हो सकता है एक सर्वर का दूसरा कोई alias बना हुआ हो। alias का मतलब है कि कॉपी सर्वर, मतलब उसी सर्वर का एक दूसरा रिडंडेंट सर्वर बना हुआ है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन उस टाइप पे मेंशन रहेगा, और उस टाइप का रिलेटेड डेटा जो है R डेटा में रहेगा।
साथ में पॉइंटर रिसोर्स है कि नहीं, मतलब इन्वर्स पॉइंटर क्वेरी के समय में हम जिस रिसोर्स को पॉइंट कर रहे हैं, जो वो आईपी का आईपी से वो इन एड्रेस अल्फा का जो कनेक्टिविटी है वो पॉइंटर से इन्वर्स पॉइंटर के जरिए वो रिसोर्स बना हुआ होता है, या फिर वो एक दैट इज एक खास तरह का डोमेन नेम उसके साथ कुछ प्रेफरेंस डाला हुआ ऐसा भी रिसोर्स बन सकता है। टीटीएल इज द वो रिसोर्स जो उसके पास है उसका टाइम टू लीव, वो कितने समय तक रह सकता है। सारे रिसोर्स को हमेशा के लिए रखेगा तब तो वो जो सर्वर है वो तो बैठ जाएगा, एंड फॉर दैट इट हैव एवरी रिसोर्स हैज अ टाइम टू लिव विद इन द कैशे और द मेमोरी ऑफ द सर्वर। तो सर्वर्स एक दूसरे को अपडेट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशंस, बट नॉट ऑल रिसोर्स इट विल कीप द रिसोर्स। हमेशा के लिए कोई रिसोर्स अगर कोई कॉन्टैक्टिंग आया है तो उसको हमेशा के लिए रख लेगा ऐसा नहीं, उसका अपना एक समय होता है, कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स या फिर कुछ डेज, इट डिपेंड्स। एंड आरडी लेंथ पॉइंट्स टू द आर डाटा, जो हमारा रिसोर्स डेटा है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है। तो 2 बाइट्स 4 बाइट्स एंड 2 बाइट्स, these are the fields given for the general resource record format that is kept in the name servers, जहां पे डेटा हमारा रहता है। तो बेस्ड ऑन दिस आर डेटा फील्ड वो पता लगाता है कि मेरा जो क्वेरी है वो किस तरह का क्वेरी है। तो अगर टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब अगर डोमेन नेम मांगा जा रहा है तो इसी से वो निकाल लेगा। अगर कोई टेक्स्ट बेस्ड रिसोर्स है then it will go for this type of data। अगर कोई इनवर्स रिसोर्स है then it will use the pointer inverse pointer और उस आईपी एड्रेस उसका रिसोर्स नाम निकाल के देगा, आईपी एड्रेस है नाम निकाल के देगा। so depending upon the R data the server searches its resource record from where it extracts the information and serve the client। यही है वो अलग अलग फील्ड जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड फाइनली वी आर हैविंग DDNS। व्हाट इज DDNS? दैट इज डायनामिक डोमेन नेम सिस्टम। सो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? जो कि रिसोर्स जो है मैन्युअली अपग्रेड करना होता है या फिर डोमेन नेम अपने आप से भी अपग्रेड करता है। डायनामिक डोमेन सिस्टम ऐसा किया गया है कि इसमें ऑटोमेटिक जो है, चूंकि सब डोमेन्स एंड सब डोमेन्स जो है डिलीट भी होते हैं और नए डोमेन्स क्रिएट भी हो रहे हैं, तो हर बार इसको खुद से अपडेट करना या मैन्युअली इसको चेंज करना ये मुश्किल है। तो क्यों ना इसी को हम लोग वहां पे यहाँ पे कहीं पे एक स्लाइड में हम लोग देखे थे, स्टेटस अपडेट, लेट इट कम, शायद यहाँ यस ये जो है दैट इज स्टेटस नोटिफाई अपडेट, ये सारा जो है दैट इज ऑप कोड जो है ऑपरेशन कोड, ये बाद में ऐड किया गया टू मेक द डोमेन नेम सिस्टम एज कंप्लीटली डायनामिक, ताकि जो पूरा डोमेन नेम सिस्टम है और जो नेम सर्वर्स है ये खुद को एक दूसरे से अपडेट कर सके, और प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर फॉरवर्डिंग सर्वर्स अलग अलग तरह का सर्वर्स बनाया गया और इसको पूरी तरह से ऑटोनोमस बना दिया गया ताकि ये खुद चल सके। और इसमें सिक्योरिटीज भी हम लोग इंप्लीमेंट कर दिए, दैट इज डोमेन नेम में हम लोग सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट कर दिए ताकि कोई अनऑथेंटिक जो यूजर है या फिर क्लाइंट है किसी भी सर्वर में वो पेनिट्रेट नहीं कर सके। So this is all about DDNS when DNS is in a dynamic form and is not taken care manually, then it is called as DDNS. So DDNS समाप्त हुआ। If you have any questions about domain name system, you can ask. If you have any questions, you can ask. कोई सवाल है? तुम लोगों को